हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। जब भी हम बात करते हैं 12th के बाद किसी भी टेक्निकल प्रोग्राम की, तो सबसे बड़ा जिक्र होता है बीटेक प्रोग्राम का। और इतने सारे बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं बीटेक एग्ज़ाम में के लिए, बीटेक के कॉलेजेस के लिए, कि मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के और बच्चों के। और उन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए लेके आए हम आज का पॉडकास्ट, जहाँ पे हम बताएंगे आपको उन सभी जवाबों को जो आपको इस सफ़र में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी बीटेक के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब भी हम बात करते हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की, तो बीटेक का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बीटेक एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत सारे बच्चे हर साल ऑप्ट करते हैं। फिलहाल हम 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बट कई सारे बच्चे जेईई की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, मेंस दे चुके हैं और अपने रिजल्ट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बट इसी जर्नी के दौरान इतने सारे सवाल पेरेंट्स के मन में होते हैं, बच्चों के मन में होते हैं, जिसके साथ अगर वो आगे बढ़ें तो ये जर्नी सफल नहीं हो सकती। हमें कभी भी आगे बढ़ना है तो हमें लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, और उसी क्लैरिटी के लिए हमने इनवाइट किया डॉक्टर मनीष प्रतीक जी को, जिनके पास है मोर देन 27+ ईयर्स का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, आपने टाइम निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों के लिए टॉपिक। थैंक यू वरुण, मुझे इनवाइट करने के लिए, और स्टूडेंट के लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ। तो सर तो तैयार हैं और हम भी तैयार हैं अपने सवालों के साथ। शुरू करते हैं आज की चर्चा। सर जब भी बात करते हैं अपने पहले सवाल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पॉडकास्ट आज बीटेक के ऊपर है, और बीटेक में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो आता है स्पेशलाइजेशन के चुनाव को लेकर। सर आपके पास एक्सपीरियंस है 27 सालों का, तो सर आप तो ट्रेंड देख रहे हैं और बहुत बारीकी से देख रहे हैं। फिलहाल आप जिस यूनिवर्सिटी में वो भी काम कर रही है बहुत बारीकी से, तो सर अभी ट्रेंड किन स्पेशलाइजेशन का चल रहा है जो बच्चों को देखनी चाहिए? तो इंजीनियरिंग फील्ड में मैं जो पिछले 27 साल से इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस रहा, रिसर्च में रहा और एकेडमिक्स में भी, राइट। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो कहीं नहीं जाने वाला। एवरग्रीन है वो तो चलेगा ही चलेगा। राइट। जैसा हम है कि स्मार्ट प्लैनेट बनाना है, स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बिना काम नहीं चलेगा। ट्रू सर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ कई सारे स्पेशलाइजेशंस भी आते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन एरियाज हैं कंप्यूटर्स के। राइट। अब इंडस्ट्री पुराने तरीके से काम नहीं कर रही है कि आप गए और जावा पे कोड लिखा और आपका काम हो गया। राइट। आपको किसी न किसी एरिया में स्पेशलाइज्ड होना होगा ताकि आप इंडस्ट्री में एग्जैक्ट फिट बैठे। क्यों? क्योंकि पहले का ज़माना जो था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, उसमें इतने सारे एरियाज नहीं थे। ट्रू सर। वर्टिकल्स नहीं थे इंडस्ट्री के अंदर में। मैं जब 2010 में हमने शुरू किया स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम पहली बार इंडिया में और वर्ल्ड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो उस टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड था। ट्रू सर। 2018 आते आते AIML आज सबसे ज़्यादा डिमांड में है। राइट। और AIML तो रहेगा ही रहेगा आगे तक। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन करना एक अच्छी बात होगी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कोर स्पेशलाइजेशन तो वही रहेगी आपकी। कोर तो पढ़ना ही होगा, कोर के बिना आप कहीं नहीं हिल सकते। ट्रू सर। ट्रू सर। कोर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसके ऊपर आप स्पेशलाइज्ड करते हो। राइट। दूसरा जो मेरे नज़र में आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। जैसा मैंने बोला कि स्मार्ट प्लैनेट की ज़रूरत है, तो आपको चिप मैन्युफैक्चरिंग, राइट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का प्रोटोकॉल कैसे Right. बनता है, कैसे वो एक दूसरे से टारगेटेड जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे करेंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। राइट। अभी जैसे इंडिया में भी बातें चल रही है अपना खुद का प्रोसेसर बनाने की, जो एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे कंट्री के बनाए हुए प्रोसेसर पे स्मार्ट सिटीज़ नहीं खड़ी करना Right. चाहोगे। ऑब्वियस रीज़न है साइबर सिक्योरिटी। राइट। तो इसीलिए इंडिया को तो इस फील्ड में भी आना होगा। ट्रू सर। इसी अगली फील्ड है जिसमें काफ़ी मैं देख रहा हूँ स्कोप बिल्कुल आ रहा है। और बल्कि अगर मैं तो बोलूँगा कि 2-3 साल पहले से ही ट्रेंड आ चुका था, तो एक बढ़िया वो भी निकलता हुआ इंजीनियरिंग फील्ड है। राइट। तीसरा है एरोस्पेस। एरोस्पेस। एरोस्पेस में एक तो
एयर कैरियर जो होते हैं, प्लेन और ये सब, Right. वो तो है ही, रॉकेट है, अनमैन एरियल व्हीकल्स जिसको हम ड्रोन भी बोलते ड्रोन। हैं, उसकी भी डिमांड बढ़ते जा रही है। तो ऐसे इंजीनियर्स की फ्यूचर में काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी जो इस एरिया को अच्छे से समझें और उस पर काम करें। राइट। तो ये 3 एरिया मेरे हिसाब से अभी अगले कम से कम 20 साल तो प्रोग्रेसिव है। राइट। उसके आगे का अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ तो ये 3 एरिया आप समझ चुके होंगे। सीएस का तो बोलबाला है ही है, और सीएस के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन ले लेते हैं स्पेशलाइजेशंस का जो चल रहे हैं अभी, सर ने बोला एआई और एमएल तो एवरग्रीन रहेंगे ही रहेंगे, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। साथ ही साथ ईसी एक ऐसी ब्रांच है, सर ने कहा कि हाँ इसमें भी ट्रेंड है, और एविएशन इंजीनियरिंग भी आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है। तो ये तीनों स्पेशलाइजेशन अगर आप देखते हैं 2025 में, तो आप कहीं भी मात नहीं खा सकते। सर स्पेशलाइजेशन तो आपने समझा दी, और बहुत अच्छे से समझाया आपने कि ये 3 स्पेशलाइजेशन का बोलबाला है। आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या पेरेंट के सामने आती है जब बच्चों का रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आता, जेडब्ल्यू का स्कोर बेहतर नहीं आता, और कोई भी बच्चा या पेरेंट नहीं चाहता कि पेरेंट नहीं चाहेगा बच्चा डिमोरलाइज हो, और बच्चा नहीं चाहेगा कि पेरेंट का सपना खराब हो। तो ऐसे में मैंने कई पेरेंट्स को डोनेशन की तरफ जाते हुए देखा है। वो ऐसे कॉलेजेस सर्च करते हैं, इनका नाम तो बहुत बड़ा है और उनके लिए बहुत मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, और मैंने कभी अपने चैनल पे प्रमोट भी नहीं किया, बट आप एज एन एक्सपर्ट क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात पे? जब हम लोगों का टाइम हुआ करता था, Right. तो उस टाइम पे ऑप्शंस कम थे, राइट। सुविधाएं कम थी, इंफॉर्मेशन कम थे, इंफॉर्मेशन जानने का तरीका कम था। तो ये बातें समझ में आती थी कि चलो भाई एक यूनिवर्सिटी का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, उसी में करवाओ, किसी भी तरीके से करवाओ। आज के डेट में जब आपके पास में ऑप्शंस इतने सारे हैं, राइट। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जिनमें हर वो सुविधा है जो किसी भी कॉलेज में होती है, राइट। और डोनेशन अगर आप दे रहे हो तो इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर जाओगे तो इनकी फ़ीस भले ही दिखने में ज़्यादा लगती है, लेकिन वो डोनेशन से हमेशा कम आएगी। राइट। तो मेरे हिसाब से तो आज के डेट में अगर कोई डोनेशन देके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है इंजीनियरिंग फील्ड में, तो ये सही मतलब डिसीजन नहीं है, एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं है। इंटेलिजेंट डिसीजन ये होगा कि आप पहले कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके करिकुलम को देखो, ट्रू। करिकुलम को समझो, जिसका करिकुलम मोस्ट मॉडर्न हो, इक्विप्ड हो, फैकल्टी मेंबर्स को देखो, उनके प्रोफाइल को देखो, आप वहाँ बिल्कुल एडमिशन कराओ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ का नाम होता है और स्टूडेंट उस नाम को एनकैश करता है। True. इसका ठीक अपोजिट है, जहाँ का स्टूडेंट ज़्यादा नाम करता है उस यूनिवर्सिटी का नाम होता है। तो आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप अच्छे से देखो। कम से कम 8-10 यूनिवर्सिटीज़ आज तो वेबसाइट्स अवेलेबल है जिस पे पूरा करिकुलम लिखा हुआ है। राइट। एक एक्सपर्ट जो कोई जानने वाला हो उसके साथ में बैठो, उसके करिकुलम को देखो, क्योंकि जिसने भी करिकुलम अच्छा बनाया होगा ना, वो इसका मतलब है कि वो समझता है इंजीनियरिंग। राइट। तो वो जगह सबसे बढ़िया होगी मेरे तो हिसाब से। सर ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि डोनेशन देना 2025 में ठीक नहीं रहेगा, और मैं भी इस बात से सहमत रहता हूँ। ये जो सर ने बात बताई है, मैं भी अपने चैनल पे कई बार बता चुका हूँ कि आपके पास आज की डेट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको बस अपने बच्चे को देखना है, अपने बजट को देखना है, और चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, करिकुलम को देखते हुए, एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए आगे बढ़ना है, तो कभी भी आप नहीं पछताएंगे। सर डोनेशन पे तो हमने बहुत अच्छा जवाब दिया और हमारे पेरेंट्स को समझ में आ भी चुका होगा, बट एक डर बच्चों के मन में रहता है, पेरेंट्स के मन में रहता है। जब भी हम बात करते हैं कॉलेजेस की, तो बड़े कॉलेजेस का तो जिक्र होता है कि वहाँ अगर हमारा बच्चा किसी भी तरीके से पहुँच गया, चाहे वो 2 साल का गैप ले ले, चाहे वो कोटा में प्रिपरेशन करने में टाइम लगा दे, तो उसका भविष्य स्वर्णिम है। बट अगर उसका हमने एडमिशन किसी ऐसे कॉलेज में करवाया जो कि नया है, या यूनिवर्सिटी नई है, या फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर हम ऐसी जगह करा रहे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ वो उतना अच्छा भविष्य नहीं बना पाएगा। तो सर उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? पिछले सवाल के जवाब में मैंने जो बताया था, करिकुलम, फैकल्टी मेंबर, इसकी जानकारी लेना, राइट। इसमें मैंने कुछ बातें नहीं बताई थी जो मैं चाहूँगा कि लोग जानें। राइट। है क्या कि प्लेसमेंट का नज़रिया अब बदलने वाला है, बदल चुका है ऑलरेडी। अगर देखा जाए, वो पुराना तरीका नहीं रहेगा प्लेसमेंट का आगे आने वाले समय में।
ट्रू। 2025 के जो बच्चे हैं वो 2029 में पास आउट होंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। राइट, बहुत लंबा टाइम है। हाँ, तब तक इंडस्ट्री जो है वो इस तरीके का जो प्लेसमेंट जो चल रहा है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका रहेगा। तो आप पूछेंगे प्लेसमेंट होगा कैसे? तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो कैंपस विजिट करते टाइम करिकुलम देखें कैसे बना हुआ है, टीचर्स से मिले, देखें उनकी क्या पकड़ है पूरे करिकुलम के अंडरस्टैंडिंग पे, एक सब्जेक्ट पे नहीं। राइट। कि वो करिकुलम असल में ये पूरा एक जिक्सॉ पजल है। अगर एक भी खांचा इधर से उधर हुआ और पूरा आपको पिक्चर नहीं बन रहा है तो आप शायद अपना करियर बढ़िया शेप नहीं कर पाएंगे। ट्रू सर। ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, क्योंकि जब आप एक स्टोरी लाइन करते हो तो एक एक ब्लॉक्स होते हैं जो फिट बैठते हैं, वो उसके बाद आते जाता है। उसी तरह करिकुलम में आप पूछ सकते हो सेमेस्टर 1 में ये पढ़ाया जा रहा है, उसका अपब्रिंगिंग सेकेंड में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, फोर्थ में ये हुआ, ये कैसे एक दूसरे से लिंकेजेस हैं। दूसरी चीज़ है कि आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडस्ट्री से बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन करके करिकुलम बना रही हैं। राइट। तो जो इंडस्ट्री में डिमांड है वो करिकुलम के अंदर में ही इनबिल्ट किया जा रहा है। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब मैं इंडस्ट्री में था तो मैंने देखा कि सर्टिफिकेशन लोग अलग से करते थे और इंजीनियरिंग प्रोग्राम अलग से करते थे। तो होता क्या था कि उसका कोई लिंकेजेस होता नहीं था। और जब तक वो सर्टिफिकेशन किया 2 साल के अंदर में वो टूल जो है टूल मार्केट से आउट हो गया। फिर आपको रीट्रेन होना है। जबकि अब जो को डिज़ाइन, को डिलीवर, को सर्टिफाइड मॉडल का जो नया प्रोग्राम है, दैट इज़ न्यू एज प्रोग्राम, इसमें क्या है कि करिकुलम में कोर पढ़ाया जा रहा है, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टूल नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाया गया, फिर दूसरा कोर पढ़ाया गया, उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ाया गया। और प्लेसमेंट का जो बात हो रही थी, तो जो ये को डिज़ाइन, को डिलीवर, को सर्टिफाइड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही देती हैं इस्तेमाल करने के। राइट। वो जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म कहलाता है। आज आईटी इंडस्ट्री में कोई भी एक डेस्कटॉप पे बैठ के कोडिंग नहीं कर रहा है, एक जगह पे बैठ करके एक टीम एक लोकल प्रीमाइसेस में नहीं कर रहा है। वो सारी कोडिंग हो रही है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पे, फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड टीम बैठी हो सकती है, किसी भी टाइम वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, और कंट्रीब्यूशन मतलब प्रोग्राम डेवलपमेंट उस टीम में, और अपने हिसाब से सारे प्रोग्राम को डेवलप करके, टेस्ट करके और उसको डिप्लॉय भी कर सकती है। तो ये एक चीज़ है जो आज कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है अगर उसको ये नहीं आता है तो इंडस्ट्री में वो फिट नहीं बैठेगा। ट्रू सर, ट्रू सर। प्लेसमेंट भी वहीं से हो जाएगा, क्योंकि आप जितना 4 साल में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे के इंटरव्यू में आपको लेना है या हटाना है वो डिसाइड होगा। वो आपके 4 साल के जर्नी को देखते हुए, और केवल वही इंडस्ट्री उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कई सारी इंडस्ट्रीज और कई सारे प्रोजेक्ट बच्चा करता है। बिल्कुल। अब जैसे गिटहब है, फॉर एग्जांपल, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कई सारी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे चुकी हैं। आप उसको सॉल्व करते रहो और धीरे धीरे आपका प्रोफाइल बिल्ड होता जाता है और प्लेसमेंट आपको वहीं से मिल जाता है। राइट। तो ये सिनेरियो आगे आने वाले टाइम पे बहुत ही तेज़ी से होगा, क्योंकि कैंपस जा कर के सेलेक्ट करना और उसके बाद 70% लोगों को निकालना पड़ता है बाद में, दैट इज़ एन ओवरहेड। तो इंडस्ट्रीज़ भी अब उस तरीके से हायर करने के मूड में नहीं है। आपने देखा होगा धीरे धीरे कैंपस प्लेसमेंट्स कम होते जा रहे हैं। राइट। ये नहीं है कि जॉब कम है, कैंपस में जाना कम हो गया। कैंपस में जाना कम हो गया है। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, प्रोफाइलिंग, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। तो जब तक वो एनवायरनमेंट आपको वो यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती है तो चाहे उसका कितना भी बड़ा नाम हो, प्लेसमेंट विल बी अ चैलेंज। राइट। तो इस नए चीज़ को जब तक जो यूनिवर्सिटी नहीं अडॉप्ट कर रही है वो एंशियंट हुई। तो सर ने बिल्कुल सही कहा, जिसका करिकुलम होगा जोरदार, जहाँ पे मिलेगा आपको इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, जहाँ पे मिलेगा आपको इंडस्ट्री का साथ डे 1 से, वहाँ आपको प्लेसमेंट की दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। इस चीज़ को हम सुनिश्चित कर रहे हैं।
बट यहाँ पे आपका काम क्या है, आप इस करिकुलम को परखें, जाएं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करें, टीचर से मिलें और अपना कैंपस एक बार ज़रूर विजिट करें। सर बिल्कुल सही कहा आपने, करिकुलम अगर अच्छा होगा, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे को बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी अपने प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट तो हो ही जाना है। सर ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे पेरेंट्स के पास आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सर अक्सर मैं देखता हूँ कि जब JEE एग्ज़ाम होता है तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद कई लोग खुश होते हैं तो कई लोग ना खुश होते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। कई बार ऐसा होता है बड़ा कॉलेज तो मिल जाता है, ऑफर लेटर आ जाता है, बट वो ब्रांच नहीं मिलती इसमें बच्चा आगे बढ़ना चाहता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को सिविल मिल गया, बट कॉलेज का नाम इतना बड़ा है तो लग रहा है यार कॉलेज का नाम तो बड़ा है तो मेरी नसीब तो यहीं से बन जाएगा क्योंकि कॉलेज का नाम बड़ा है। तो सर ऐसे बच्चों को और ऐसे अभिभावकों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अभिभावक को तो यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे अगर अपने मन की चीज़ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा एक्सेल करेंगे। मेरा ही एग्जांपल ले लें, मैं 1990 में जब मुझे इंजीनियरिंग के लिए ऑफ़र मिला तो मेरे पास में ऑप्शन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के भी थे। लेकिन मैंने जो पहली बार कंप्यूटर मशीन देखा था तो इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया 1990 में। 1990 में तब मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी बीटेक में। राइट। और बड़ी चीज़ थी उस टाइम बीटेक हाँ, करना। और मतलब कंप्यूटर ही अपने आप में बड़ी चीज़ थी। Right, वो sir, एक right. आध कहीं पे नज़र आ जाती थी तो वो जब देखा था तो वो मशीन मुझे पता नहीं क्यों अपने तरफ खींचती गई। लोगों ने मुझे बहुत कहा कि क्या कर रहे हो, मैकेनिकल लो, इलेक्ट्रिकल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, लेकिन मैंने अपने दिल की सुनी और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। और अपने दिल की सुनने का ये फ़ायदा हुआ कि आज मैं दिल से काम कर रहा हूँ। वो तो मैं देख पा रहा हूँ सर। पैसे मुझे उस चीज़ के लिए मिल रहे हैं जो मेरी हॉबी है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। राइट। तो नाम बड़ा जब आप बोल रहे हो, आई मीन टू से बड़ा नाम इन द सेंस लेटर वाइज तो नहीं होगा, दैट इज़ अ ब्रांड। राइट राइट। तो बड़ा नाम से कुछ नहीं होता है। वो CV में एक आप लिख तो देते हो, वो केवल आपको इंटरव्यू टेबल तक जाने में मदद करता है। इंटरव्यू टेबल पे जब आप बैठ गए तो जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो नाम से 1 मिनट के लिए प्रभावित होगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो आप सवालों का क्या जवाब दे रहे हो, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में है कि नहीं है, लाइफ स्किल्स आपकी क्या है, कोर वैल्यूज़ क्या है, इंजीनियरिंग की नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें देख करके तब वो आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ब्रांड के पीछे भागने से अच्छा है अपने पैशन के पीछे भागो। तो सर ने कह दिया, बड़ा नाम नहीं बड़ा काम जब आप करेंगे तभी आपका नाम रोशन होगा, और बड़े काम करने के लिए आपकी हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज जिस भी फील्ड में आप बढ़ें उसमें आप बेहतर कर पाएं तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया हो। सर ये हमारी चर्चा का अंतिम क्वेश्चन है, आपसे बात करते करते समय का पता नहीं चला, बट ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स के मन में रहता है। सर कई सारे बच्चों ने इस साल JEE दिया है और JEE देने के बाद सबका सपना होता है अपने जो भी ड्रीम कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने का, बट कई बार ये सपना पूरा नहीं हो पाता और ऐसे में एक बहुत बड़ा बच्चे कदम उठाते हैं और पेरेंट्स कदम उठाते हैं ड्रॉप कराने का। सर आपने तो एक्सपीरियंस किया है, इतने सारे बच्चों को आपने पढ़ाया है, लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है, सर आपका क्या विचार है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे? ऐसा है कि ड्रॉप करने का आइडिया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर दिन कीमती है, आपकी उम्र तो रुक नहीं रही है ना। राइट सर। वो तो बढ़ते जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पिरामिड देखा जाए, जो पॉपुलेशन पिरामिड है ऑफ इंडिया, एवरी ईयर जो यूथ का नंबर है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ट्रू। तो हर साल आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। घटेगा तो नहीं सर, घटेगा, बढ़ेगा, ये बढ़ता ही जाएगा। आप एक साल ड्रॉप करते हो तो आपके कंपटीशन में और भी पैरेलल्स खड़े हो जाते हैं जिसका नंबर आज के नंबर से ज़्यादा है। ट्रू सर। दूसरी बात कि ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर ऑप्शन नहीं होते तो ठीक है, मैं एक बात बोलता कि ठीक है चलो 10 ही कॉलेजेस हैं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करें, इंजीनियर तो बनना ही है। आज वो हालत नहीं है। आज मैंने पिछले ही सवाल के जवाब में बताया कि ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट, ऑप्शंस हैं। करिकुलम देखें, वही चीज़ मेन होती है। तो इसीलिए ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप कहीं भी जाओ, आप एप्लीकेशन जिस दिन एडमिशन फॉर्म साइन करो, ये आप सोच लो कि मुझे यहाँ से पढ़ के निकलना है।
पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ रहे हैं वो नहीं, आप जो करोगे। क्योंकि अब जैसे कंपाइलर डिज़ाइन है, वो सब्जेक्ट आप आईआईटी में पढ़ो या आप किसी कॉलेज में पढ़ो, सिलेबस तो सेम है, नॉलेज भी सेम रहेगी, सेम नॉलेज रहेगी, राइट। यहाँ बच्चे का अंतर है कि नहीं। एक्सपोजर जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वो एक्सपोजर मैंने आपको बता दिया कि जहाँ Right. इंडस्ट्री कनेक्ट True, होगा, true. को डिज़ाइन, को डिलीवर, को सर्टिफाइड प्रोग्राम्स हों, तो ये सब चीज़ें देखो। ड्रॉप करके कुछ नहीं होता है, राइट, अगर किसने कल देखा है आईआईटी में फिर दोबारा ना हो, राइट। है ये कि तो सबका एक्सपीरियंस सर बोलता है। हाँ। मैं तो हर साल काउंसलिंग और लेता हूँ, आप मुझे एक दिखता साल 2 साल ड्रॉप भी कर गए, आपने अपने, उससे क्या होता है ना कि बच्चे में एक धीरे धीरे मोरल डाउन हो जाता है। मोरल डाउन होने लगता है। जब आपका मोरल हाई हो, अपने बच्चे को पैट करें, यस यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। कंपटीशन है, इसमें कोई आईक्यू लेवल कम या ज़्यादा की बात नहीं है। आपके बच्चे ने जेई में कम स्कोर कर लिया, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जेई से सीट्स कम है, राइट। आपका बच्चा इसलिए नहीं सेलेक्टेड नहीं हुआ क्योंकि वो कैपेबल नहीं था, ऐसी बात नहीं है। कैपेबल तो वो भी है, 1 मार्क्स के लिए वो सीट्स जो थे 100 सीट थे भर गए, राइट, आपका 101वां नंबर था, राइट, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। राइट। तो ये एक, मैंने कई लोगों को यूपीएससी के चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद करते देखा ट्रू है। सर, ट्रू सर। तो इस चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऑप्शंस हैं, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट में भी बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अपने बच्चे को कहीं पे डालें और उसको पैट ऑन द बैक दें कि चलो यहाँ से अब शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष प्रतीक जी, और डॉक्टर मनीष प्रतीक ने हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए अपने एक्सपीरियंस के दम पे। और जो अंतिम सवाल था ना, सर ने बिल्कुल सही कहा, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज़ किसी का इंतज़ार नहीं करती। और अगर आप इस साल ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपको शायद से एक सही राह दिखा सकता है। बट हमने आपको बताया था, डॉक्टर मनीष प्रतीक हमारे साथ जुड़े थे डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून से। तो इस वीडियो का हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जहां पे हम बात करेंगे डून ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में और देंगे सारी जानकारी उनके बीटेक प्रोग्राम के बारे में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, डाउट है, तो हमें स्क्रीन पे देखे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों की और अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।